गुड आफ्टरनून सभी विद्यार्थी। सीटेट एग्ज़ाम में जो फैक्ट पूछे जाते हैं ईवीएस पोर्शन में, उसको आज हम कराने वाले हैं। पर्यावरण अधिनियम, जितने भी अधिनियम होते हैं सभी अधिनियम और संरक्षण सभी इस क्लास में लिए गए। जैसे राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। कब? 17 सितंबर 1985 को। कब किया गया था? 17 सितंबर 1985 को राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इसके बाद राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था गंगा कार्य योजना, जिसे कहते हैं GAP 1985 में। इसके बाद इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना प्रारंभ की गई थी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना प्रारंभ की गई थी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 में। इसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था 2010 में पारित किया गया था। इसके बाद प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया। प्रथम बार पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। प्रश्न ये आता है कि पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? तो प्रथम बार पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया था। इसके बाद एक भौमिकीय प्रक्रिया होती है अपक्षय। एक भौमिकीय प्रक्रिया क्या है? अपक्षय एक भौमिकीय प्रक्रिया होती है। इसके बाद जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में अब सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं उसे कहते हैं हीलियोफाइटस। जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं उसे हीलियोफाइटस कहते हैं। इसके बाद प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं जियोफाइटस। जो सूर्य है उसका प्रकाश कम मिले, जो पौधे तब उगते हैं बिना सूर्य के प्रकाश से या प्रकाश की कम तीव्रता से, उन्हें कहते हैं जियोफाइटस। वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं उसे कहते हैं होमियोथर्मिक एंडोथर्मिक पक्षी व स्तनधारी। जिन जंतुओं का जो रुधिर होता है, रक्त होता है, वो गर्म शरीर का तापमान किसी भी वातावरण परिस्थिति में स्थिर रहता है, उनको कहते हैं पक्षी व स्तनधारी। इसके बाद वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्षतः सूर्यताप के कारण न होकर निर्भर होता है भौमिक विकिरण पर। किस पर होता है? भौमिक विकिरण पर होता है। मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया पशुपालन ने। पशुपालन से ही मानव जीवन संभव है और मानव जीवन को सामूहिक जीवन प्रदान किया था पशुपालन ने। इसके बाद खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली झूम खेती है। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है झूम खेती। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतर कृषि प्रचलित है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में।
मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता होती है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60 डिग्री आर्द्रता। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम भारत में प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड देश में। इसके बाद सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई थी फ्रेडरिक रेटजल के द्वारा। मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजल को कहते हैं। इसके बाद पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद की। किससे हुआ? पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ था औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। इसके बाद मैगवीजन में मैगवीजन में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है ठोस CO2 आयोडीन के यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक, इनको मैगवीजन में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में दिया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में। इसके बाद पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई अर्नेस्ट हैकल को। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं समुदाय का। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं जीव समुदाय का। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पर। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पर। इसके बाद बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जैविकीय है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जैविकीय है। प्रश्न ये आता है कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार की होती है? तो जैविकीय क्रिया है। विटामिन A, D तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? प्रकाश की। विटामिन A, D तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रकाश की। इसके बाद अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं तंबाकू एवं सोयाबीन। अल्पदीप्तिकालीन पौधे कौन कौन से? तंबाकू, सोयाबीन। छाया प्रिय पौधों को कहते हैं हेलियोफोबस। छाया प्रिय पौधों को कहते हैं हेलियोफोबस। इसके बाद एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर। इसके बाद अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं 3600 से 4000 मीटर ऊंचाई पर मिलते हैं अल्पाइन वृक्ष। स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई है वो 4000 मीटर है। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है बसंतीकरण। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है बसंतीकरण। मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां बदल जाती हैं कांटे में। जिन जगह बारिश कम होती है और मरुद्भिद पौधे होते हैं, मरुस्थलीय जगह होती है, उसमें पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं। आर्द्रता को मापा जाता है सापेक्ष आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। वनस्पतियों के सड़ने से गैस निकलती है मीथेन। जो पेड़ पौधे की पत्तियां सड़ गल जाती हैं उनसे निकलने वाली गैस मीथेन है। वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है 0.93%। पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस होते हैं। कैसे? ह्यूमस। पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस।
भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा पठार क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र। भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा पठार क्षेत्र, चंबल घाटी। इसके बाद संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान स्थित है चीन में। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान स्थित है चीन में। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा बातोड़ मृदा कहलाती है। एक स्थान से हवा के द्वारा दूसरी जगह जो मृदा पहुंचती है उसे कहते हैं बातोड़ मृदा। अधोमृदा या मृदा के संस्तर को कहते हैं संस्तर बी। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5.0%। अगला प्रश्न है प्राकृतिक ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक एसिड। प्राकृतिक ऑक्सीजन है इंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। बाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। बाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं किसका जल कहते हैं। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उसे क्या कहते हैं किसका जल। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है मटियार मृदा में। जल धारण क्षमता होती है मटियार मृदा में। जलाक्रांत मृदा में वनस्पतियाँ मिलती हैं मैंग्रोव वनों में। मैंग्रोव वनों में जलाक्रांत मृदा में वनस्पतियाँ मिलती हैं। इसके बाद पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है 6.0 से 7.0। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कौन सा है मटियार मृदा। इसके बाद सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है कैल्सिकोलस। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है पीट मृदा में। श्वसन मूल मिलता है मैंग्रोव वनस्पतियों में। श्वसन मूल मिलता है मैंग्रोव वनस्पतियों में मिलता है। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं क्रमशः ओरोबैंकी तथा अमरबेल। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है माइकोराइजा। कीट पक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कीट पक्षी पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस डायोनिया एवं डॉट्रेसा पौधे कैसे हैं। ये सभी कीट पक्षी पौधे हैं। कैसे पौधे हैं ये कीट पक्षी पौधे हैं। कौन कौन से यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस डायोनिया एवं ड्रोसेरा पौधे ये सभी कीट पक्षी पौधे हैं। इसके बाद आम के वृक्ष का अर्धतन परजीवी है लोरेंथस। पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई है पारिस्थितिकीय तंत्र में। पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है श्वेक विकिरण को। आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्थिरता में वृद्धि होती है। क्या स्थिरता में वृद्धि होती है। सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है। स्वसाम्यावस्थित
क्रियाविधि के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया था। श्वसन की क्रिया अपचायक है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण होता है लाल व नीले रंग में। प्रकाश संश्लेषण लाल व नीले रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है परपोषी गुण। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है परपोषी गुण। द्वितीयक उत्पादक कहते हैं परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें सर्वभक्षी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। अपघटक एवं कवक को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है खड़ी अवस्था की। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता, इसे कहते हैं खाद्य जाल। पारिस्थितिकीय विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा होती है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फॉवर्स ने संज्ञा प्रदान की बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म। पर्यावरण क्या है? तो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल में लेते हैं और हमें जीवधारियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण होगा। इससे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? इसे करते हैं जल प्रदूषण की माप करते हैं, इसको BOD, जिसको कहते हैं BOD। BOD का फुल फॉर्म क्या होता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पैराक्सीसेटिल नाइट्रेट पेंट क्या है? वायु प्रदूषक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? पराबैंगनी किरणों से करती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता या घटता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पर्यावरण का दुश्मन यूकेलिप्टस या सफेदा को कहते हैं। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है?
ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना है ग्रीन पीस। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा। वनों की सुरक्षा चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन गैस फोटोकॉपी मशीन में डाली जाती है। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पशु है पांडा, जो चीन में होता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव प्रारंभ किया था। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में विश्व जीव संरक्षण कोष स्थित है। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल खजूर। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका ग्रीन हाउस गैस होती है? जलवायु परिवर्तन में गैसों की मुख्य भूमिका ग्रीन हाउस गैसों की होती है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक क्षयकारी गैस होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन। सी से क्लोरीन, एफ से फ्लोरीन और सी से फिर कार्बन, इसको फ्लोरीन। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र या वृक्ष आदमी कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त के करीब संकट से ग्रस्त जीवों को कहते हैं। इन्हीं को रेड डाटा बुक में रखा जाता है, विलुप्ति के करीब जीव हों या किसी संकट से ग्रसित हों। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर मैक्सिको सिटी है। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है? विस्कॉन्सिन में। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से मापा जाता है? 65 डेसिबल। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? वायुमंडल में होते हैं। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलौर, कर्नाटक में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में पर्यावरण शिक्षा केंद्र है। शिक्षा केंद्र
इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी देहरादून, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी देहरादून विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ? भोपाल में। रिवर बॉर्डर्स एक्ट 1956, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल उपकरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण संबंधी कानून, फैक्ट्री एक्ट 1948, इनफ्लेमेबल्स सब्सटेंसेज एक्ट 1952, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, भूमि प्रदूषण अधिनियम कानून, फैक्ट्री एक्ट 1948 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 1951 में। तो आज ये ईवीएस की क्लास थी सीटेट एग्ज़ाम के लिए। सभी लोग जितने भी विद्यार्थी जुड़े थे इस क्लास में, सभी को अनुष्का एकेडमी ग्वालियर परिवार की ओर से शुक्रिया। अलविदा, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।